हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एलटी 2024 केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में। तो एलटी का एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1। तो ऑर्गेनिक के काफ़ी सारे लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग जो है यूनिट के हिसाब से कंप्लीट करने वाले हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाए। अब पैटर्न क्या रहने वाला है वो जस्ट सेकंड में आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में आज डिस्कस करने वाला हूँ जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो आपके सिलेबस में सीक्वेंस दिया है मैं वो सीक्वेंस से नहीं पढ़ाऊँगा, चैप्टर वही होगा बट उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस में अपने अकॉर्डिंग बनाऊँगा ताकि जैसे आपको इजी हो सके, यानी कि जो कंटेंट का डिलीवर करने का जो पैटर्न होना चाहिए मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा, बट कवर सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके अलावा आपको कोई चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा क्या करना ही नहीं पड़ेगा कुछ, बट आप बस ध्यान से चीज़ें समझते रहें और इन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है। क्वेश्चंस के अलग से आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो बताऊंगा बट एक लेक्चर अलग से आएगा जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे। देन आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपको अदर सोर्सेज के लिए परेशान नहीं होना है। तो चलिए, तो हमारा आज का चैप्टर है यूनिट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वांटम नंबर्स, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है क्वांटम नंबर। बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने, बहुत थियरीज, कुछ नहीं लिखना है, बहुत इजी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। क्वांटम नंबर ऐसे नंबर जो हमें नॉलेज देते हैं किसके बारे में, साइज़ के बारे में, या फिर और किसके बारे में नॉलेज देते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, और हमें नॉलेज देते हैं ओरिएंटेशंस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ रहेंगे वहाँ उनकी ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, शेप क्या होने वाला है जिस रीजन में वो रहेंगे, और साइज़ क्या होने वाला है, उसके बारे में नॉलेज जिस नंबर से मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्वांटम नंबर। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि साथ साथ ना लिखें आप, ठीक है। जब मैं कहूँगा कि अब वीडियो पॉज कर लो, अब आप लिखो, ऐसे ही करें, आपका टाइम जो है सेव होगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग ना करें, दो चीज़ें एक साथ ना करें, टाइम वेस्ट ही होगा उससे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाया जाता है एन से, ठीक है। तो ये हमें किसके बारे में नॉलेज देता है, ये हमें शेल्स के बारे में नॉलेज देता है, या आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स, या सिर्फ कह सकते हैं एनर्जी। तो जो क्वांटम नंबर हमें शेल्स यानी कि साइज़ के बारे में बताए, एनर्जी के बारे में बताया, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3 4 इवन 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में सुना होगा कि हम इन्हें शेल्स को क्या बोलते हैं, KLMNOP, ऐसे कहानी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि 4 तक ही होंगे, KLMNOPQR ऐसे चलेगा, ऐसे ही आगे नंबर्स भी चलेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब 1 लिखा है मतलब फर्स्ट शेल, 2 लिखा है मतलब सेकंड शेल, 3 लिखा है मतलब थर्ड शेल। जैसे ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये बनाया आपने फर्स्ट शेल, ये बनाया सेकंड शेल, ये बनाया थर्ड शेल। तो इसके बारे में बात चल रही है, राइट। तो क्या नाम है पहले वाले शेल का, K, फिर L, फिर M, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। क्लियर हुआ। अब फॉर्मूला याद रखना है आपने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस फार्मूले से पता चलता है, तो वो फार्मूला होता है हमारा 2n², राइट। आप लोगों ने कभी ना कभी छोटी क्लास में पढ़ा ही है ना, 2,8 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे। तो आपको पता है कि सर पहले शेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे में 8 रख सकते हैं, फिर 18 रखते हैं, फिर 32, ऐसा पैटर्न चलता है। तो हमें ये फार्मूला भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट सवाल फार्मूले पे भी होते हैं कि किससे पता चलेगा, या फिर जहाँ पे 288 फेल हो जाता है, ठीक है। मैं कोई हाइपोथेटिकल शेल बोल दूँ अपनी मर्जी से कि अगर 9th शेल भविष्य में हुआ, इन फ्यूचर अगर 9th शेल बन गए, 9 पीरियड आ गए, ठीक है, तो
तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बता दोगे इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि थर्ड शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप रखोगे n इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9, 9 2 ज़ा 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, याद हो गया होगा सबको। पहला क्वांटम नंबर ये है। अब वीडियो को पॉज करो, अब नोट करो इसे, ठीक है। चलो पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना वैसे अच्छा आइडिया तो नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है, तुम नहीं मानोगे तो ले लो। चलो अब आते हैं सेकंड पे। पहले क्वांटम नंबर के बारे में तुम्हें सारी नॉलेज हो गई है। अब आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में बोलते थे द्विगंशी क्वांटम संख्या। हिंदी में भी इसका मुश्किल नाम है और अंग्रेज़ी में भी, यानी कि इंग्लिश में भी इसका मुश्किल है नाम थोड़ा। तो इसे दिखाया जाता है एल से। तो इसने हमें बताया शेल्स के बारे में, ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में? सब शेल्स के बारे में। यानी कि ऐसे समझ लो अभी कि शेल है, उसके अंदर सब शेल है, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस तरीके से समझ लो। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेकर n-1। n-1 यानी कि अगर n4 है तो उसमें से एक कम 3, अगर n3 है तो 2। इसका मतलब वैल्यू हमेशा n से थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। n से एक नंबर कम रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ n इक्वल टू थर्ड, तो आप बोलोगे n इक्वल टू थर्ड मतलब सर बात कर रहे हैं थर्ड शेल की। तो थर्ड शेल के लिए मुझे सब शेल्स बताओ क्या क्या होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर n इज इक्वल टू 0 से लेकर n-1, तो 0 से लेकर n-1 मतलब 3-1, तो कितना आ जाएगा 0 1। चलो मैं लिख दूँ एक बार, चलो 3-1 कितना हुआ 2, तो कितना आया 0 1 और 2। तो देख रहे हो आप n3 है तो l कितना है 2 है मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर 3 वैल्यूज़ आएंगी तो इनके नाम रखते हैं आप, ठीक है। इसको बोलते हैं S सब शेल, इसको बोलते हैं P सब शेल और इसको D। सब ने सुना है भाई, S P D F सब ने सुने हैं। तो S के लिए क्या है वैल्यू 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, अगर F आता तो उसके लिए कितनी होती 3। 3 वैल्यू हैं तो क्या बोलोगे 3S 3P और 3D। आई बात समझ। 4 वैल्यूज़ होती तो 4S 4P 4D और 4F। एग्जाम्पल ले लें, चलो ले लेते हैं। अगर आपके पास फोर्थ शेल है तो बोलो L कितना होगा, अब फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है, उससे एक कम सारी वैल्यू 0 1 2 3। अब बोलो कौन कौन से सब शेल आ रहे हैं, एक आ रहा है S, एक आ गया है P और एक आ गया है D और एक आ गया है F। 4 वैल्यूज़ हैं तो 4S 4P 4D और 4F। क्लियर हुआ, बोलो। तो ये कहानी है इसकी। उसके बाद कुछ फॉर्मूले यहाँ भी हैं हमारे पास। एक है हमारे पास इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। 2 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तीसरे लेक्चर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है। वैल्यू रख के देखो, L अगर 0 है यानी कि कौन सा सब शेल है, S सब शेल है। कौन सा सब शेल है? S सब शेल है। तो L इक्वल टू 0 रखो ज़रा, तो यहाँ 0 रख दोगे तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2, और सभी बच्चे जानते हैं कि S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10, F में 14, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से वो निकाला जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे ये हमारे पास एक फार्मूला आया था 2n², एक ये आ गया है। क्लियर हुआ। बस इसमें एक चीज़ और है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके भी फॉर्मूले पे सवाल होता है डायरेक्ट, एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √L+1 इंटू h/2π। इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट टिक लगाने के लिए भी आ जाएगा और सॉल्व करने के लिए भी। √LL+1 h/2π, ठीक है। इस h/2π को शॉर्ट में लिखा जाता है h क्रॉस, ऐसे
तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर रूट सॉल्व नहीं करना होगा, रूट के फॉर्म में आंसर होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो जैसे मैंने आपको दिया L इक्वल टू 2, बोलो भाई L इक्वल टू 2 कौन सा सबशेल है? 0 1 2 S P D, तो D सबशेल की बात चल रही है, राइट। कौन सा सबशेल है? D सबशेल। तो D सबशेल के लिए निकालो ज़रा, तो क्या निकलेगा? AM लिख देता हूँ मैं एंगुलर मोमेंटम को, तो अंडर रूट L कितना है? 2, तो 2 + 1 H/2 ऐसे रखो या H क्रॉस लिख लो, तो कितना आ गया? 3 2 जा 6, तो आंसर ऐसे लिखे होंगे √6 H/2 या √6 H क्रॉस। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे अभी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे। चलिए, तो थर्ड क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सवाल कैसे आएंगे इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस करें, ठीक है, चीज़ें समझें। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चंस के तो बहुत सारे वेरिएशन है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन ज़रूर ख़त्म कर सकते हो। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में। किससे डिनोट करते हैं इसे? m, और छोटा सा इसमें l, यानी कि l की वैल्यू n पे डिपेंड कर रही थी, m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी, तो ऐसा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए? इसके लिए फार्मूला होता है -l से लेकर +l तक की सभी वैल्यू क्या होंगी? आपकी ऑर्बिटल की वैल्यूज होंगी। एग्जांपल देखते हैं, l इक्वल टू है 1, बताओ कौन सा सबशेल? बोलो 0 1 S P, तो कौन सा सबशेल है? P सबशेल है। तो P सबशेल के लिए मैं ऑर्बिटल डब्बे बनाना चाहता हूँ, डब्बे बनाते हो ना ऐसे ऑर्बिटल, ठीक है। तो कितना रखोगे? m1 रखोगे, तो m1 का मतलब -1 से लेकर +1, तो -1 0 और +1, तो कितनी वैल्यूज़ आ गई? 3 वैल्यूज़ आ गई, 3 डब्बे। 0 का मतलब कोई 0 वैल्यू नहीं है, 0 क्या है? नोटेशन है, ठीक है, -1 भी नोटेशन है, तो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? ये आ गया आपके पास ऑर्बिटल। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट ऑल अदर 2 क्वांटम नंबर्स, तो n इक्वल टू 3 है, यानी कि थर्ड सबशेल है। आप बोलेंगे l कितना होगा? 0 1 2, मतलब 3s 3p और 3d। ध्यान से समझना। अब आपके पास l की 3 वैल्यूज़ हैं, अब मैं कहता हूँ m निकालो, तो आप बोलोगे सर m तो इस बार 3 निकलेंगे, एक m0 निकलेगा, एक m1 निकलेगा और एक m2, तो 3 कैटेगरी के ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। जानते भी हो s ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है, p में 3, d में 5, तो वही बनाने वाले हैं। तो -l से +l तो 0 ही होगा, तो 0 का मतलब एक बॉक्स, 1 -1 से +1 तो -1 0 और +1, कितने बॉक्स? 3, समझे बॉस। तो 2 कितना होगा? -2 -1 0 +1 +2, तो ये कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे? 5 ऑर्बिटल। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स किसके बारे में बताते हैं? ऑर्बिटल। इसके लिए भी एक फॉर्मूला पकड़ लो भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हालांकि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना तो आता ही है ना, अभी हमने पढ़ा ना 2 2l + 1, तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो उसका हाफ ही तो करना है, डब्बे कितने होंगे फिर? 1। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो डब्बे कितने होंगे? 3। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, डब्बे कितने होंगे? 5। तो उस फॉर्मूले में से 2 हटा दो बस, क्या बचेगा? 2l + 1। क्लियर हुआ? लास्ट क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन के बारे में बताता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो हम एरो ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, जिसे हम +½ बोलेंगे। एरो नीचे करना है तो -½ पूरा एरो भी बना सकते हो, आधा एरो भी बना सकते हो, ठीक है। तो स्पिन हमारा हमेशा ही एक +½ होगा तो दूसरा क्या होगा? -½ होगा, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वांटम नंबर्स, समझ गए? ठीक है, क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके ही चीज़ें पता चलेंगी आपको कि अप्लाई कैसे करना है। वैसे मैंने एग्जांपल बता दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसको मिला के कुछ क्वांटम नंबर के 1-2 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें यहाँ पे करा ही दूंगा।
ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है ना, आउफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली टॉपिक होने वाला है आउफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आउफबाउ प्रिंसिपल में आउफबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। आउफबाउ का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, शायद ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स। तो अभी हम देखेंगे कैसे बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स बनेगा। तो पूछा गया है एक आध एग्जाम में ये सवाल भी कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, हाइजेनबर्ग, पाउलीज एक्सक्लूजन, हुन्स प्रिंसिपल या आउफबाउ। तो आउफबाउ नहीं है। आउफबाउ प्रिंसिपल जो है वो बोहर्स और बरी दो लोग थे, पढ़ेंगे उसके बारे में, उन्होंने मिलकर ये मॉडल दिया था, उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल बनाया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे किसकी हेल्प से, आउफबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से, ठीक है। चलें, तो देखो क्या है इसमें, सीधे सीधे मैं इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1s में। चलो बना देते हैं 1s, थोड़ा सा ही बनाएंगे हाँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि ज़रूरत थोड़ी है कहीं बना के दिखाने की। नहीं बनाता हूँ, 7 तक होता है। फिर ये होता है 2p से, ये 3p, ये 4p, ये 5p, ठीक है। फिर 3d, 2d क्यों नहीं होता है अभी पता है ना क्वांटम नंबर से, अगर थर्ड शेल आएगा तो ही d आ सकता है, ठीक है। 3d, 4d, 5d और f कहाँ से स्टार्ट होता है, 4f से, 4f और 5f। चलो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, सबसे पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, तो क्या आएगा 1s। 1s के बाद फिर पीछे से आओ, फिर इलेक्ट्रॉन भरोगे किसमें, 2s में, तो 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की। फिर आओगे पीछे से किसमें, 2p में, फिर किसमें आओगे, 3s में, तो फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, 3s के बाद क्या आएगा 3p, फिर 4s, तो 3s के बाद 3p और फिर यहाँ पे 4s और फिर आ जाएगा 3d। इतना ही तुम्हें याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, तो इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद करना है एज इट इज़, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहीं पे तो चेंज हो रहा है यार। 1s है, फिर 2s 2p है, फिर 3s 3p है, बस 3d नहीं है, कौन आ गया, 4s आ गया। यहीं से कहानी शुरू होगी, यहीं से सवाल मिल रहे होंगे, राइट। देखें फिर, तो आप सभी जानते हैं कि s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन, इतने भरे जा सकते हैं। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ गिने चुने एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 30 कितना 17। तुम्हें 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1s, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैक्सिमम 2। फिर दूसरे वाले 1s 2s में चले जाओ, s तो है ना वो भी, s में तो 2 ही भरे जा सकते हैं, चाहे कोई भी s हो। p में कितने भर सकते हो, मैक्सिमम 6 भर सकते हो। s में फिर से कितने भर सकते हो, 2 भर सकते हो। p में कितने भर सकते हो, फिर से 6 भर सकते हो। कितने हो गए पहले काउंट तो कर लो, 6 4 10 2 12 6 18 हो गए। कितने करने थे, 17, तो कितना आएगा 3p5। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर है तुम्हें, ओके फाइन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी देख लो। नोबल गैसेस सुनिए तुमने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, याद कर लो भाई इसे, 18 और ये 36 और ये होता है 54, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है 54, ठीक है ना। तो ये है। अब 17 से पहले कौन सी नोबल गैस आएगी बोलो, 18 मत बोलो, क्या आएगी, नियॉन आएगा। 18 तो बाद में आएगा ना यार, क्या बात कर रहे हो। नियॉन कितना है 10, 10 उठाओ यहाँ से, ये कितना बन रहा है 10 बन रहा है, देखो 6 4 10 2, तो इसको गायब कर दो, पेपर में ऐसे मिलेगा नियॉन, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, जो बचा है उसे लिख दो। अब ये ग्रेटर वाले साइन हटा दो, तो इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और लिखो, Fe 26 26, तुम लिखो यार जल्दी जल्दी लिखो, पॉज करो लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 4s2 3d6, यही आ रहा है, चेक करो ज़रा।
6 4 10 2 12, 6 18 19 20, 6 26। अब नोबल गैस के फॉर्म में लाओ। 26 से पहले कौन सी नोबल गैस है? बोलो भाई, आर्गन है। आर्गन मतलब 18। 18 देखो कितना हो रहा, मिल गया। तो क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? AR18 फिर 3s2 3p6। तो तुम्हें पेपर में ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, तुम्हें पहचानना होगा। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाना चाहिए कि कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले या कॉन्फ़िगरेशन देकर एलिमेंट आइडेंटिफाई करना हो। तो ये कहानी, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं एक्सेप्शन और आयंस, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, देख लो इसको। चलो देखो आयंस में क्या करना है तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हारे पास है Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो नहीं बदलेगा ना, कभी 10 लिख दो इसके अंदर, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा। बाहर कौन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, मैं मार खाओ के कहने वाला था, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, तुम लोग बड़े बच्चे हो। चलो ठीक है, एक सेकेंड ना। ओह शिट। ओके, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। तो Mg2 पॉजिटिव है, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये फोकस में चेंज आ जाए। ओके, तो हमारे पास है Mg2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। फोकस सही है। तो Mg2 पॉजिटिव हमारे पास एटॉमिक नंबर है 12। तो 1s2 2s2 लगाओ ज़रा इसमें, तो क्या आएगा? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया क्या? 6 4 10 2 12। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारे पास। अब क्या करना है तुम्हें? Mg2 पॉजिटिव बनाना है। Mg2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें निकालने हैं तो तुम्हें क्या करना होगा? तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकालने हैं, तो लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल देंगे इसमें। ठीक है, तो लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6। तो हमेशा तरीका यही होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला जाए? लास्ट शेल, मतलब हाई एनर्जी से। एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। उसके ऊपर लेक्चर भी मैंने बड़ा बनाया हुआ है, एक अच्छे से बड़ा कंटेंट सर्च वगैरह करके उसको काफ़ी चीज़ें पढ़ के, तो वो देख सक। वैसे तो तुम्हारे पास टाइम है नहीं, रहने दो तुम। ठीक है, मैं बस यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ क्या करना है। अगर नॉर्मल चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रॉन लास्ट से ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपैरिजन कहाँ पे हो? 4s और 3d में, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें Fe2 पॉजिटिव बनाना है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो 26 के लिए बनाओ पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। पहले मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कभी 26 में से 2 कम करके पहले ही बना दो। ठीक है, फिर गलत होगा, मुझसे मत कहना। पहले 26 के लिए बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। अब देखो लास्ट शेल तो 3d दिख रहा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? पहले 4s से निकालोगे। आई बात समझ में? ऐसा ही करना है तुम्हें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s खाली हो गया तो 3d6 आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि भर दिए हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कहानी है। तो 4s और 3d में होगा, तभी आपने ऐसा करना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? पहले 4s से। आ भी कहाँ रहे हैं? 4s में। आए भी 4s में, गए भी 4s से, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इसके बाद 2 एक्सेप्शन जो बड़े फेमस हैं उन पे आते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29 कौन कौन है वो? क्रोमियम और कॉपर। नाम भी याद रखोगे, एटॉमिक नंबर भी याद रखोगे। 24 लिखो, लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो। क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 6 4 2 10 12 6 18 19 20 4 24। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि D4 और 3D9 जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम हाफ हो जाए या फिर फुल हो जाए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। आधे होंगे तो 5, पूरे होंगे तो 10। ठीक है, तो होता क्या है कि एस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4s 1 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेम तुम्हें यही अप्रोच लगानी है बच्चों 29 में, जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉपर बोलते हैं। क्या करोगे उसमें, सेम चीज़ें लिखो, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सारी चीज़ें सेम आएंगी। यहाँ पे आएगा आपका 4s2 और 3d9 आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4s2 और ये हो जाएगा 3d10। क्लियर हो गया। तो ये दो एबनॉर्मल बिहेवियर आपने बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, और दो एक्सेप्शन कौन कौन से, Cr और Cu, 24 और 29 इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर 3d और 4s में कंपैरिजन, नॉर्मल चीज़ों में नहीं, 4s और 3d में करना है, तो इलेक्ट्रॉन भरो भी 4s में, निकालो भी 4s से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी के रिगार्डिंग एक रूल आता है N+L रूल। वो नाम बहुत कम सुना होता है लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। ठीक है, सिलेबस में आगे अलग से मेंशन नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट होता है। तो मैं सिखाता हूँ, जो मैंने अभी अबव प्रिंसिपल बनाया था 1s ऐसी सीढ़ियाँ जैसी, ठीक है, उसी को बनाया गया उस रूल से। तो हमें उसमें क्या सीखना है, क्या सवाल आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे देखो, अभी आपने एक पैटर्न याद करने के लिए कहा मैंने आपसे, 1s 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s और 3d। ठीक है, ये तुम्हें याद है। अगर मैं पूछूं कि बच्चों 3p में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा या 2p में, आप कहोगे सर 2p में, हमें याद है क्योंकि। अगर मैं पूछूं कि 4s में पहले भरेगा या 3d में, तुम्हें ये भी याद है। अगर मैं इससे आगे का पूछ लेता हूँ, मैं पूछता हूँ बताओ कि इलेक्ट्रॉन 4f में भरेगा या 5d में भरेगा, अब तुम्हारे पास आंसर नहीं है। अब तुम कहोगे सर वो बनाना पड़ेगा फिर हमें, वो ऐसे ऐसे 1s 2s 2s 3s वाला, है ना। तो मैं कह रहा हूँ नहीं बनाना है, वो बना कैसे हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा वो। इसके लिए एक रूल दिया गया जिसे क्या कहा जाता है, N+L रूल। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, N+L रूल, जिसे जाना जाता है बोहर बरी मॉडल के नाम से। ठीक है, हालांकि नाम उतना फेमस नहीं है। तो बोहर बरी मॉडल ये क्या कहता है कि अगर, अभी हमने क्वांटम नंबर इसीलिए सीखे हैं, अगर N+L की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ बढ़ता है, हाई एनर्जी वाले में या कम एनर्जी वाले में, कम एनर्जी वाले में। ठीक है, अगर N+L सेम आ गया, अगर ये क्या आ गया, सेम, तो जिसका N ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। एग्जाम्पल, अब चेक करके बताओ मुझे 4d और, चलो पहले जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमें नहीं पता कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, पहले 4s और 3d में चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि n इक्वल टू कितना है, 4, और ये n होता है, ठीक है, आगे वाला, और ये कितना है, 3। अब अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले 0 1 2 और ये 3, तो ये होता है S P D और ये F। तो बोलो L कितना होगा इसके लिए, S के लिए L कितना है, देखो वहाँ 0, D के लिए L कितना है 2, तो बोलो L+L कितना आ रहा है, N+L 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 4। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 3D की एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा, 4s में, और हमें पता भी है सर 4s में पहले भरते हैं, 3D में बाद में भरते हैं। अब तुम कोई नए एग्जाम्पल को बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। सर आपने अभी पूछा था 4f और 5d, 4f और 5d मतलब 5p ले लो, ठीक है, वो क्यों नहीं लेना भी बता देते हैं। चलो इसके लिए चेक करो, n इक्वल टू कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 5 है, l कितना होगा, f के लिए l कितना है, बोलो यार कितना है, 3, कितना आ गया 7, यहाँ पे l कितना है, p के लिए, बोलो p के लिए कितना है, 1 है, कितना आ गया 6। एनर्जी ज़्यादा 4f की। इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, 5f में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो 5p में, सॉरी 5f बोल रहा हूँ मैं, 5p में। अब एक एग्जाम्पल जिसमें वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, वैल्यू सेम आ जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, देखो, अरे वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ठीक है, तुम कभी कभी घबरा जाते हो कि अरे आपने मिटा दिया सर। ठीक है, चलो, तो हमारे पास है जैसे 4p और हमारे पास है 5s। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, बोलो n कितना है, 4 है, n कितना है, 5 है,
L कितना है 0 1 SP 1, L कितना है 0, तो वैल्यू कितनी आई 5, यहाँ भी कितनी आ गई 5। अब बोलो एनर्जी सेम आ गई। तो मैंने अभी कहा था फिर क्या देखोगे, एन की वैल्यू देखोगे, जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा 4p में। है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये भी हो गया आपका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है। अब मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मैं आपको क्वांटम नंबर इस पे लगाना सिखाऊंगा। तो देख लेते हैं उसको भी, एक क्वेश्चन वहाँ का भी देख लेते हैं। ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसका, ठीक। आपको चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम एटम लिखो, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 4 10 और 1 11 ये। तो मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो। तो आप कहोगे सर लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, तो ये हमारा फोकस है और किसी से मतलब नहीं है। बोलो एन कितना है इसके लिए, शेल कौन सा है 3rd, सब शेल कौन सा है, एस के लिए एल कितना होता है 0, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एम कितना होगा, एम क्या होता है ml ना, तो -0 से +0, तो 0 ही आएगा, मतलब एक डब्बा। कितने इलेक्ट्रॉन है एक डब्बे में, एक ही है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरा गया है, नीचे ऊपर की तरफ, तो कैसा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 3,0,0 + 1/2। बोलो बच्चों आ गया समझ में। चेंज करो थोड़ा सा इसे। अगर कोई मुझसे कहता है सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो सारे क्वांटम नंबर, तो आप कहोगे सर 6 4 10, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 वाला तो इसके अंदर आया है, किसके अंदर आ रहा है 10 वाला, 2p6 के अंदर। तो मैं 2p6 को फोकस करूँगा, ठीक है। p ऑर्बिटल को मैं थोड़ी देर के लिए बना देता हूँ यहाँ पर। चलो लिख लेते हैं n = बोलो 2, l कितना होगा 0 1 2, sp कितना 1, m कितना होगा -1 से +1, तो -1 0 और +1, ये बना दो डब्बे। अब बारी आई इलेक्ट्रॉन भरने की। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है तुम्हें, 10वें ना। तो 2 2 4, ध्यान से देखना, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10, इसके लिए बताना है 10वें इलेक्ट्रॉनों के लिए, और उसे मतलब नहीं है। तो क्या m की वैल्यू इसके लिए -1 है, आप कहोगे नहीं सर। क्या 0 है, नहीं सर। इसके लिए तो क्या है +1 है। तो आंसर क्या होगा, m क्या है इसके लिए +1। स्पिन कैसा है बताओ इसका, ऊपर है नीचे है, नीचे है। तो आंसर क्या हुआ 2, 1, +1, +1/2। क्लियर हुआ। वीडियो को पीछे करो, बार बार देखो, दिक्कत है तो, ठीक है, आ जाएगा समझ में। चलो तो इसके बाद है हमारे पास, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। टॉपिक देख लें एक बार आपका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हुंस रूल, पाउलीज और बोहर। पाउली प्रिंसिपल तक कराते हैं, बोहर मॉडल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। 2 पार्ट में डाल देंगे इसको। चलो तो अब है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या आप लिख सकते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल लिखो, हेडिंग लिखो जल्दी से। शेप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहला आता है, क्या आता है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो कैसे शेप का होता है, वो होता है स्फेरिकल शेप का, ठीक है, गोलाकार ऐसा, ठीक है। तो ऑर्बिटल होता क्या है, ऐसा थ्री डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है। जैसे देखो ये है, ठीक है, ये क्या है 3D है ना, गोला है ना, सर्कल थोड़ी है। तो यही है मान लो वो ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है जहाँ भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। 3D तो है ये, ठीक है। अब देखो पाए जाने की संभावना कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर रीजन में होगा। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ में सब जगह थोड़ी रहते हैं इंसान, बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे ह्यूमंस के होने की पॉसिबिलिटी क्या है 0।
ऐसा ही हमारे पास भी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, हर जगह इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो सकते। तो 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये 1s का डायग्राम है, ठीक है। तुम्हें 1s 2s से तो अभी क्या करना है, बस कैसा याद रखना है, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, ये है। फिर आता है p ऑर्बिटल। p में कितने डब्बे बनाए थे अभी, बोलो भाई ईमानदारी से बोलो। 3 बनाए थे। एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py और एक का नाम z। कि तुम्हें क्या लग रहा था, एक का नाम बबलू, एक का नाम चिंटू, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो एक का नाम px सॉरी px py और pz। तो 3 ऑर्बिटल हमारे पास हैं। तो कैसे होते हैं देखो, मान लो ये x एक्सिस है तो x के ऊपर बनाओ ऐसे। अगर ये y होता तो भी तो ऐसे ही बनता ना, अगर ये z होता तो भी ऐसे ही बनता। तो इसका मतलब डायग्राम तो हमारे एक जैसे ही रहेंगे। तो इन ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, डम्बेल शेप कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डम्बेल, जिम वाले डम्बल होते हैं ना जो, ठीक है। तो डम्बेल शेप कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है डी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। कितने होते हैं, 5, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब तुम भी समझ गए होंगे, याद करने वाला तो सर यही है, लायक तो यही लग रहा है। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये तीनों एक टाइप के होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्यों कहते हैं अभी समझ जाओगे। और इनको कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल। ये भी एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, एक्सिस के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सिस थी, एक्स के ऊपर है, बीच में नहीं है, ऊपर से है, ठीक है। ऐसे ही ये भी होंगे। मैं ऊपर स्पेस बना देता हूँ, ऊपर ही बना लेते हैं इसको। तो डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऐसे बनेंगे। मान लो ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, ये कैसे शेप के होते हैं, ये होते हैं डबल डम्बल, DOUBLE, डबल डम्बल, ठीक है, 2 डम्बल, ठीक है। तो एक डम्बल ये बना और एक ये बना। तो आप देख रहे हो एक्सिस के ऊपर नहीं आया है, कहाँ रहा है, बीच में। तो इनको नॉन एक्सियल कहते हैं, यानी कि अलोंग द एक्सिस नहीं है, कहाँ है, बिटवीन दी एक्सिस, राइट। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऐसे बनेंगे। अभी मैंने एक्स और वाई रखा है तो ये एक्स वाई बन गया, यहाँ वाई रख दो, यहाँ जेड रख दो, वाई जेड बन जाएगा जेड एक्स। इसको देखो, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई। अब एक्सिस के ऊपर बनाओ, क्योंकि कैसे ही एक्सियल ऐसे बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसको जेड बना देते हैं। तो ये यहाँ पे एक सर्कल सा होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हो सकता है पहचानने के लिए भी दे देना आपको। तो ये हमारे पास एफ ऑर्बिटल आपने नहीं पढ़ने होते हैं, तो ये कहानी क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा एक पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो वो बता देता हूँ आपको इस लेक्चर के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर आप कुछ लंबे टाइम बाद लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें और भी आगे की लेक्चर्स की प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी। वैसे तो आपको LT केमिस्ट्री के लिए तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भी नीचे ही मिल जाएगा, अगर अपलोड करते ही देख रहे होंगे तो वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, हाँ, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली सर क्या कहते हैं, पाउली से पहले समझो हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल। अब तुम सोचोगे तो सिलेबस में है ही नहीं हुंड्स रूल। अरे सिलेबस वाले बहुत चालाक हैं, तुम क्या समझ रहे हो, ठीक है। हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो हम बता पा रहे हैं कि क्या उसमें पूछा जा सकता है, क्यों ये पढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो उनको भरना कौन सिखाता है, ये जैसे आउटबाउ प्रिंसिपल भी कहाँ लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो है, ठीक है। तो बेफिक्र रहो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, कम पढ़ा सकते हैं। हुंड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ, लिख दूँ पूरा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। चलो देखते हैं। इनका कहना यह है कि अगर किसी डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरने हैं
तो एक एक करके भरो, 4 भरने हैं ऐसे, किसी को 4 भरने हैं वो ऐसे नहीं भर सकता, और भी बहुत सारे तरीके वो नहीं होंगे। तो जो तरीका है वो बता दिया मैंने, क्या नहीं होंगे उस पर तुम बना लो। तो पहले सीधे भरो फिर उल्टे, ठीक है। तो पहले सिंगली पेयर्ड होंगे फिर पेयर्ड होंगे। अब इसका क्या मतलब है, अब 11th-12th के बच्चों को तो कभी नहीं बताया जाता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तुम्हें ध्यान रखना है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकलती कैसे, उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। ये मैक्सिमम होनी चाहिए, वो तरीका सही है, ये कहना है रूल का। कैसे देखो, 2 इंटू स्पिन, देखो ऊपर की तरफ है तो +½ नीचे की तरफ है तो -½ +½ -½ 0, +½ कितने +½ हो गए 2, +½ कितना हुआ 1, +1 कितना आ गया, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ देखो +½ -½ तो 2 इंटू 0 +1, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 1। तो कौन सी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, ये। तो कौन सा तरीका सही है, ये, ठीक है। तो तुमसे ये भी पूछ सकता है निकालने के लिए, तो तुम निकाल दोगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दूँ इसका, चलो इसमें निकालना है, मान लो 1 2 3 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ऐसे ही भरने हैं हमें, ठीक है। निकालो ज़रा, +½ +½ +½ +½ 4 +½ है तो क्या कहोगे 4/2, ये निकल गया s के आगे क्या है 2 +1 गया, कितना आ गया 5। आपको इसे गलत तरीके से भरे, चलो 5 कितने भरने, 4 में ऐसे भर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे भर दी मैंने। अब चेक करो, +½ -½ 0 +½ +½ 2 +½ आए तो 2 इंटू 2/2 1 +1 कम आ गया, ठीक है। ये वाला राइट आंसर है, समझ में आ गई। तो हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, लास्ट प्रिंसिपल और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। क्वांटम नंबर से ही जुड़ा हुआ है इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे बोहर मॉडल, उसकी लिमिटेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बचेगा। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहला क्वांटम नंबर क्या बताता है बताओ, शेल। दूसरा क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब शेल। तीसरा क्वांटम नंबर क्या बताता है, डब्बे। क्या बताता है, ऑर्बिटल। चौथा क्या बताता है, स्पिन। अगर तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोग हैं, क्या 2 लोग शेल में रह सकते हैं, एक ही शेल में रह सकते हैं। सबसे छोटा शेल क्या होता है, के ना, KLMN। तो के शेल में तुम्हें पता है सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2। तो क्या दोनों वहाँ रह सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ। तो पहला क्वांटम नंबर दोनों के लिए सेम हो सकता है, ठीक है। सब शेल क्या होते हैं, S P D और F। S में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हो, बोलो, S में 2 रखते हो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S में हो सकते हैं। ऑर्बिटल, सबसे छोटा डब्बा किसका है, S का। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। क्या इनके स्पिन कभी सेम होंगे, नहीं सर, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो किन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाउलीज प्रिंसिपल फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑल 4 क्वांटम नंबर कैन नेवर बी सेम, एटलीस्ट 3 क्वांटम नंबर कैन बी सेम, प्रिंसिपल और एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम शेल, सेम सब शेल, सेम ऑर्बिटल, बट देयर स्पिन कैन नेवर बी सेम। क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी आज के टॉपिक्स की। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और साथ में हमारी भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिर ऐसी चीज़ें आगे चलती रहेंगी। ऑर्गेनिक वगैरह भी साइड से चलाते रहो, ऑर्गेनिक के लेक्चर्स भी आ ही रहे हैं।